तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे 3D खत्म कर दी थी। 3D में वैसे भी एक टॉपिक बचा है बस लाइन। लाइन को हमने एनसीईआरटी से और आरडी से या फिर जिस जिस किताब से करना था वो हर तरह के क्वेश्चन कवर कर दिए। तुम्हें भी क्वेश्चन भेजे थे मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले भी, दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगी तो प्रूव करो, और ऐसे वैसे 17 के क्वेश्चन कर दी लाइन के हमने। उसके बाद हमारा नंबर आता है नए चैप्टर का, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग एलपी भी कहते हैं, और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। तो उम्मीद है कि आज 4 तारीख है, इस पूरे महीने में नवंबर में हम ये चैप्टर और लास्ट यानी प्रोबेबिलिटी दोनों सही तरीके से यानी विदाउट भागम भाग खत्म कर देंगे। इसको तो फिर भी हमें 2 टर्न लट कर रखे, 2 टर्न में खत्म करेंगे। बहुत सारी चीजें हट चुकी हैं, लेकिन बाकी जो प्रोबेबिलिटी है असली चैप्टर वो है, ठीक है ना। तो जिस बच्चे का जितना भी छूटा हुआ है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हमारा छूटा हुआ है, हम आपके साथ नहीं चल पा रहे, तो ब्रेक लगा दो पिछले वाले को, और मैं हर बार कहता हूं जहां पर हो अभी वहां पे लग जाओ साथ में, ताकि वो चीजें रेगुलर साथ साथ चलती रहें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपसे कह रहा था, ये वो चैप्टर है जिसके बारे में हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है। 11th क्लास में चैप्टर था हमारा एक 5th ने 6th लीनियर इनइक्वालिटी। उस लीनियर इनइक्वालिटी में हमको 5 या 6 इक्वेशन दे रखी होती थी लेस देन ग्रेटर देन के साथ। लेस देन ग्रेटर देन को तो बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो हमें उन 5-6 इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके शेडिंग करा करते थे, याद है? जिस लाइन के ऊपर को शेडिंग होती थी, ऊपर और नीचे करके, फिर एक कॉमन रीजन ढूंढते थे, उस कॉमन रीजन में शेडिंग करके बोलते थे दिस कॉमन रीजन इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। याद आ रहा है कुछ? वो सारा काम हमको यहां इस चैप्टर में भी करना है, लेकिन अंतर क्या है, उस 11th क्लास में वो 5 या 6 इक्वेशन हमें बनी बनाई मिलती थी, यहां पर बनी बनाई भी मिल सकती हैं और बनानी भी पड़ सकती हैं। अगर हम 2-3 साल पहले तक की बात करें तो एग्जाम में बनी बनाई इक्वेशंस का रोल नहीं होता था। एग्जाम में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम आया करती थी, इक्वेशन खुद बनानी पड़ती थी, उसके बाद ग्राफ वाला काम सारा सेम होता था। लेकिन अब जब से कोरोना आया है ना, तब से सीबीएसई को चिंता ज्यादा हो गई है। उन्होंने धीरे धीरे करके जिन चीजों में भी बच्चों के नंबर कट सकते थे उन चीजों को और इजी करना शुरू कर दिया। जैसे कोरोना के टाइम पर क्या करा उन्होंने, चैप्टर नहीं हटाया। उन्होंने क्या करा कि ना, इस पहले 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया करता था। मैंने तुमसे कहा था कि कोरोना से पहले 7 क्वेश्चन आया करते थे 6-6 नंबर के, बताया था मैंने पहले तुम्हें भी। 42 मार्क्स सेक्शन डी के होते थे। उन 7 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन एलपी का हुआ करता था 6 नंबर का, जिसे स्कोरिंग कहा करते थे। हर कोई ग्राफ बनाया और शेडिंग करी, पॉइंट ढूंढा और आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या करा इन्होंने उस 6 नंबर के क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया 2 में, यानी एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। किसी के पास आइडिया है ऐसा क्यों करा होगा? ताकि बच्चे ज्यादा स्कोर कर पाए। वजह बताओ, वजह और कुछ, किसी और की राय कुछ? उस 6 को 2 में क्यों तोड़ा गया, 2 और 4 में? और किसी के पास कोई सुझाव नहीं है, कोई आइडिया नहीं है क्यों ऐसा करा गया? दिमाग को है ना चलाना सीखो अपना, तभी भविष्य में, वरना जिंदगी भर नौकरी में ही लगे रहोगे। नौकरी वाले ही होते हैं जो अपना दिमाग नहीं चलाते, जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही फॉलो करना है बस। अपना दिमाग चलाओगे तो शायद तुम अपना व्यापार या अपना बिजनेस खड़ा कर पाओ और जीवन अच्छा जी पाओ। फिर सरकारी तो मिलने से रही किसी को। आगे आने वाले टाइम पे सब बंद हो जाएगी सरकारी, जैसे हाल है ना, चलेगा पता, आगे टाइम आएगा, देखो अभी जैसे हाल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें आगे सरवाइव करना है तो थोड़ा दिमाग को ओपन करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, एक बड़ी चीज को तोड़ के 2 चीजों में तोड़ा गया है, मतलब ब्रेक करके। एक 2 नंबर क्वेश्चन आता था, फिर एक 4 का आता था। बताओ ऐसा क्यों करा गया होगा? 2 लोगों ने सुझाव दिए हैं, कुछ औरों के मन में कुछ है सुझाव या नहीं है? 2 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए कम से कम, ठीक है रहने दो। उस बात तक नहीं पहुंच पा रहे तुम, जो असली मुद्दा था ना। सुनो, मैं बताऊंगा, फिर सोचना कि ये मतलब सही है कि नहीं है। एक्चुअली होता क्या था, मैंने तुमसे कहा कि 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आया करता था? एलपी का नाम चल रहा था, एलपी का ही आएगा ना, वर्ड प्रॉब्लम। मैंने तुमसे कहा वर्ड प्रॉब्लम वाला आया करता था। उसमें क्या करना पड़ता था पहले बच्चे को? पहले इक्वेशन खुद बनानी पड़ती थी, उसके बाद शेडिंग करनी पड़ती थी। तो गलती क्या होती थी, अगर 100 बच्चों ने क्वेश्चन किया तो 100 में से 15-20 बच्चे तो इक्वेशन बनाने में गलती कर ही देते थे, और जब इक्वेशन गलत बनी तो नीचे का तो सही होने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब उन्होंने 15-20 बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, इस 6 मार्क्स को तोड़ देते हैं 2 में, क्योंकि वो 6 नंबर का जिसका सही इक्वेशन सही है पूरा सही, जिसकी इक्वेशन गलत पूरा गलत। तो सीबीएसई ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम इसको ब्रेक करें 2 सेक्शंस में, एक 2 नंबर, एक 4 नंबर। अब 2 नंबर में सीबीएसई ने देना शुरू करा
वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, केवल इक्वेशन बनाने के लिए, बस इक्वेशन बनाओ और छोड़ दो। और 4 नंबर में सीबीएसई ने क्या करा, ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया, यानी इक्वेशन बनी बनाई दी और कहा कि बस ग्राफ बना के सॉल्व कर दो। इससे क्या बेनिफिट हुआ, वो जो 15-20 बच्चे इक्वेशन बनाने में गलती करते थे, अगर वो अभी भी गलती करेंगे तो बस उनके 2 ही नंबर कटेंगे। पहले 6 के 6 जा रहे थे, टाइम भी जा रहा था, वो गलत इक्वेशन को ड्रॉ भी तो करते थे फिर। अब उनका केवल 2 नंबर कट रहे थे इक्वेशन गलत होने वाले, अगर गलत हो रही थी तो। अदरवाइज वो जो बनी बनाई इक्वेशन मिल रही थी 4, वो तो ठीक ही आ रहा था ना कम से कम उससे। तो उन 15-20 बच्चों के भी उस चैप्टर में उस तरह से मार्क्स अच्छे आने शुरू हो गए थे। उसके बाद कोरोना के 2-3 साल बाद 20 में आया था कोरोना, अब 23-24 में अब जब रिड्यूस्ड सिलेबस आ गया है, अब सीबीएसई ने क्या करा है, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को 6 से पहले 2 पे लाए और 2 से अब साइड कर दिया है। अब वो लैंग्वेज नाम के क्वेश्चंस है ही नहीं। खोलिए मैडम किताब जरा अपनी। ठीक है, लो, तो मेरी किताब भी तो ऐसी है। एनसीईआरटी ऐसी होती हैं, आपकी अलग नहीं है एनसीईआरटी। और बीच में ऐसे ऐसे बात, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने देखा नई वाली किताब में, यानी रिड्यूस्ड सिलेबस में, जैसे मैंने बताया ना वैसा ही है। वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हट ही गए हैं। पहले 6 नंबर में से 2 नंबर में आए, अब वो 2 नंबर से बाहर ही हो गए हैं लीग से। अब आपके पास केवल और केवल कौन से वाले क्वेश्चन बचे हैं, 4 नंबर वाले, जिसमें इक्वेशन बनी बनाई मिलती है, बस ग्राफ बनाओ। ओके, तो कर दें शुरू। समझ में आ गया तुम्हें, पूरा हिस्ट्री समझा दी मैंने इस चैप्टर की, कैसे कैसे चलता था ये। अब तुम पे केवल आसान वाला काम बचा, आसान वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों को समझना जरूरी है। कुछ टर्म्स आती है, टर्म्स, और वो टर्म्स समझनी है हमको। देखिए, सबसे पहली टर्म जो आती है इसमें, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है जी, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन भी ऐसे ही, फिजिबल रीजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, कॉन्स्ट्रेंट, बाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव को ना ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ऑप्टिमल। आइए इन सबको समझते हैं। जिनके पास किताब होगी वो किताब ओपन करें, तो पहले दूसरे तीसरे पेज में ही ना आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी। उस थ्योरी के बीच बीच में बोल्ड हुए हुए ऐसे ऐसे शब्द मिल जाएंगे लिखे हुए, देखो बोल्ड में लिखे हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ कुछ दिख रहा है क्या, बता दो मुझे। मुझे बताओ, इनके अलावा तो नहीं दिख रहा कुछ बोल्ड में। डिसीजन वेरिएबल्स, तो वो तो ये नहीं कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स। हाँ, एक चीज और रह गई, कॉर्नर पॉइंट्स। ये फिजिबल है तो इनफिजिबल तो होगा, बाउंडेड है तो अनबाउंडेड, इसके मतलब मिलते जुलते तो होंगे उल्टे वाले। तो बस शुरू करें। आओ देखो, हमने जब 10th क्लास में, मतलब 11th क्लास में, जब ये लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, देखो अब इधर देखो, तो हम ऐसे करके ग्राफ में, आपको ध्यान है ना 11th क्लास में सारे के सारे आंसर इधर ही आते थे, कॉमन रीजन, क्योंकि इक्वेशन के अंदर ना ऐसा लिखा रहता था हमारा, याद है। हर इक्वेशन में जो 5-5 इक्वेशन हुआ करती थी, उन सबके लास्ट की 2 ही चीजें ये हुआ करती थी, इतने सारे आंसर, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे आंसर सारे। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐसे करके 2-3 लाइनें बना दी ऐसे करके। ठीक है, अब हमने क्या करा, शेडिंग करी। तो शेडिंग करते वक्त ना रीजन हमारा ये वाला आया, मान लो कॉमन, कॉमन रीजन इसे आया। तो जो कॉमन रीजन होता है ना, कॉमन, उसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन हमारे 2 तरह का होता है, बाउंडेड, अनबाउंडेड। बाउंडेड उसे कहते हैं जो बंद हो रखा होगा, जैसे कि ये, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो ये फिजिबल बाउंडेड रीजन है, ब्लू शेडिंग जहां हो रखी है। तो अनबाउंडेड कौन सा होगा, जो ऐसे कहीं खुला हुआ होगा, नहीं ये नहीं, फिजिबल का ही 2 कैटेगरी बोल रहा हूं, यानी लेकिन बंद नहीं होगा। हाँ, शेडेड तो होगा, कॉमन तो होगा सबसे, लेकिन बंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं से खुला हुआ होगा। कैसे, ये देखो ये, तो अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन की, देखो ये लाइन ऐसे जा रही, ये लाइन ऐसे जा रही, लगता है आपको ये बंद होगा यहाँ पे कहीं। अगर एक लाइन और होती तो होता बंद, और है नहीं, लाइन 2 ही है बस। तो ये कॉमन है क्योंकि शेडिंग हो रखी है यहाँ पर। तो फिजिबल अनबाउंडेड रीजन है और ये फिजिबल बाउंडेड रीजन है। ठीक है जी, इसकी बात कर रहे हैं, बात कॉर्नर पॉइंट्स की। तो जो फिजिबल बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड रीजन हो,
उनके कोने के पॉइंट्स को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जहां जहां लाइनें दो आके टकरा रही होंगी और जिस जो बंद करने में उस शेप को हेल्प कर रही होंगी। तो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। क्योंकि ये शेडिंग यहां तो जाएगी नहीं ऐसे, इधर ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और सीधे निकल गई। आंसर इसके हिसाब से होगा ना पक्का। तो इस वाले में 1, 2 और 3 होंगे बाउंडेड रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ मिलता है, इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ पे बनाना पड़ता है। ग्राफ पे, अब ग्राफ पे बनाओगे तो ये पॉइंट तो अपने आप दिख ही रहेंगे उस टाइम पे। इनका रोल है कॉर्नर पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढने के लिए, बताऊंगा क्या। खैर, उससे पहले कॉन्स्ट्रेंट, जो ये इक्वेशन होती है ना, इक्वेशंस, उन्हें कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं इस चैप्टर में। इसी की बात करें अगर 11th क्लास में 5 और 5 5 6 6 इक्वेशन हुआ करती थी हमारे पास, याद है? शेडिंग करते थे, सबकी कॉमन रीजन ढूंढने में हेल्प होती थी जिनसे। उन 5 5 6 6 इन इक्वेशंस को इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, इक्वेशंस को मतलब, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, बाउंडेड रीजन चल गया पता, फिजिबल रीजन चल गया पता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब हम लोग ये इक्वेशन दी होंगी, यानी कॉन्स्टेंट दी होंगे, हम ग्राफ बना लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि हम लोग कैपिटल जेड से करते हैं रिप्रेजेंट, बस कैपिटल जेड यानी कैपिटल जेड, कैपिटल जेड से करते हैं रिप्रेजेंट, हमें वो क्वेश्चन में दिया होगा कुछ इस तरीके का, z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, और यहां लिखा होगा इसको मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में दिया होगा हर जगह पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। आपको इस z को बोलेगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से ये तीनों पॉइंट्स बताओगे, ठीक है। यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल यहां पर आ जाएगा हमारे कॉर्नर पॉइंट्स और यहां आ जाएगा z। जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये किस किस शेप में होंगे, ऐसे करके, जैसे मान लो 0,0, 2,1, 3,2 ऐसे करके होंगे ना पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट एक एक करके हमें एक्स वाई जगह पुट करके z की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर जब ये मिल चुका होगा तो कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके होंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे, वो इन सब में एक्स वाई में पुट करके यहाँ पर मान लो 0 आ गई और यहाँ 10 आ गई, यहाँ 20 आ गई, ऐसे की वैल्यू मिल जाएंगी ना हमको। इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही होगा मैक्सिमाइज। जैसे ये है ना सबसे बड़ी, तो इसके आगे लिख देंगे मैक्सिमम। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो मैक्सिमम है इस 3,2 पे। ढूंढ लेंगे कहां पर, a b c नाम डाल देंगे ना इनके, कि a पर हमारा जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम है। अगर उसने मिनिमम पूछा होगा तो यहां पे लगा देंगे यारो मिनिमम, और बोल देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो है मिनिमम है वो इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। इस तरीके से हमें पूरे पूरे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये वाला काम तभी करना है जब ये बाउंडेड आएगा। आपकी किताब में फिर से खोलो जरा। अच्छा, एक साइज देना बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक केस और भी आता है, अनबाउंडेड वाला, अनबाउंडेड वाला। लेकिन मुझे लगता है कि अनबाउंडेड वाले सिलेबस से पिछली बार तो रिड्यूस्ड थे, देखना। हाँ ले लो। नहीं नहीं, ये नहीं ना, क्वेश्चन देख, कोई दिख रहा है कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंडेड है, ये रहा, ठीक है। अनबाउंडेड वाला भी सिलेबस में है। जरा किताबें खोलिए अपनी अपनी सब लोग, और एग्जाम्पल नंबर देखिए 4। सब लोग अपनी अपनी किताबें खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। क्या आपको लग रहा है वो जो उसमें शेप यानी कि शेडिंग हो रखी है वो बाउंडेड कैटेगरी की है, अनबाउंडेड की है? अनबाउंडेड की, क्योंकि वो कहीं बंद नहीं हो रही है। इस तरह का केस है ना, देखो ऐसा वाला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए बाउंडेड वाला, ताकि दिमाग में फिट हो जाए कि क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप हैं करने के हमारे। उसके बाद हम करेंगे बाउंडेड अनबाउंडेड वाला केस, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और सबसे पहले करिए एग्जांपल नंबर 1। इक्वेशन उतार लीजिए बस, सॉरी कॉन्स्ट्रेंट्स उतार लीजिए। क्या? नहीं नहीं, तो समझाने के लिए है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें लगता है उतारना चाहिए उतारो, है जी। हो सकता है भूल गया हूं मैं, है कोई नहीं आया ना। हाँ, इसको बिठा दो ना। चलिए आप लोग सबसे पहले तो मुझे वो कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि इन इक्वेशंस बताइए, जो कि एग्जांपल नंबर 2। तो सबसे पहले हमें इन सब को प्लॉट करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान है
कि जब हमें ऐसी इन इक्वेशन में ये इक्वल टू का साइन नहीं मिलता था तो हम ऐसे करके बनाते थे डॉटेड वाली लाइन, और जब इक्वल टू होता था तो लाइन ऐसे बोल्ड बनती थी। ठीक है, हालांकि इन सब में है इक्वल टू का साइन, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे एरो लगा के हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हमें तो मेनली इन दोनों को बनाना है, और इन दोनों के लिए भी अगर पहले वाली के लिए एक डब्बा बनाया जाए, एक्स को एक बार जीरो लें, एक बार वाई को जीरो लें, एक्स को जीरो लें, वाई की वैल्यू 50, वाई को जीरो लें, एक्स की वैल्यू 50, मिल गया पॉइंट पहली लाइन के लिए। ठीक है, दूसरी वाली के लिए फिर से एक डब्बा बनाया जाए, एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो। जब एक्स को जीरो लिया तो वाई की वैल्यू, और वाई को जीरो लिया एक्स की वैल्यू, मिल गए पॉइंट। करें शुरू, इधर जगह खाली कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो शुरू करो, ग्राफ बनाना है हमको, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। दो चाहिए, ये वाली ले ले, किरण उधर रख लो सामने। चलिए भाई, अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और 0 50 यहाँ कहीं आएगा ना ऊपर, और 50 0 एक्स एक्सिस पे, तो ये पहले वाली लाइन बनी हमारी कुछ ऐसे करके। और इसकी इक्वेशन लिखनी बहुत जरूरी है लाइन के ऊपर ही, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में कुछ मत लिखना, पहले क्वाड्रेंट में कॉमन आंसर आएगा ना, इसलिए उसे गंदा मत करना कुछ भी लिख के। इक्वेशन या तो इस वाले में या फिर इस वाले में लिखना अपने हिसाब से। ठीक है, ये थी हमारी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 वाली इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, चलो दूसरी देखें तो 0 और 90, थोड़ा सा ऊपर तक ले जाए उसे, यहां कहीं होगा 0 90, और 30 0 यहां पहले हो जाएगा कहीं, ऐसा करके आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। और इसकी भी लिख देते हैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो कुल मिला के अब हमारा आंसर देखो, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है अगर अनबाउंडेड आया तो। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि बाउंडेड आ रहा है कि अनबाउंडेड आ रहा है? उसमें तो शेडिंग आएगी ना, चलिए शेडिंग चलेगी पता। मैं पूछ रहा हूँ बाउंडेड या अनबाउंडेड कैसे चलेगा पता? किस में दिया होगा मैडम? क्वेश्चन में देख, पढ़ के देख, कहीं दे रखा है। शेडिंग करने के बाद अपने आप दिख जाएगा कॉमन रीजन बंद हो रहा है या खुला हुआ है, क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करें। किस किस को याद है कि शेडिंग करके लेफ्ट में शेडिंग, राइट में शेडिंग, ऊपर शेडिंग, नीचे शेडिंग करी जाती थी? किसी को ध्यान है क्या कॉन्सेप्ट था? 1 2 3, बाकी सब भूल गए? तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम किस टाइम आए थे यहाँ पर ज्ञान में? आप लोगों ने, आपने भी नहीं पढ़ा? सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। हाँ, तुम्हें भी नहीं पता, तीनों तुम दोनों को भी नहीं मालूम? आपको भी नहीं मालूम? 11th में डिलीट नहीं, आओ देख लो, क्या पता ध्यान आ जाए, करा तो सब में ही होगा। ठीक है, तो पहले एक लाइन उतार लेते हैं, कौन सी? ये वाली, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब आपको एक पॉइंट लेट कर लो, कोई एक पॉइंट लेट कर लो, वो एक पॉइंट इन सब लाइनों से दूर होना चाहिए। बताओ कौन सा पॉइंट लेट करोगे? आ गया, ये तो थी यहाँ पर, तब भी इतनी देर बाद आए थे आज, क्योंकि शेडिंग भी करूंगा ना अभी मैं, इसी में कर दूंगा शेडिंग अभी, फिर तो मानी जाएगी ना लेस देन इक्वल टू के लिए। ये 0,50 है, ये 50,0 है, लिखूं? 12th वाले बच्चों के लिए भी लिख दो हैं, सड़ जाएगा पूरा ग्राफ। अभी देखा, अभी तो ड्राइंग शुरू नहीं करी हमने इसमें। वो भी लिखूं 0 90। देख, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं कर रहा गंदगी। ठीक है जी, हाँ वो रहा। मैंने तुमसे कहा एक पॉइंट बताओ मुझे जो इन सब लाइनों से दूर हो, इस ग्राफ में हो कहीं, लेकिन इस लाइन में सबसे दूर हो। 0,0। क्या सब सहमत है इससे, इस बच्ची की बात से? नहीं, नितिकांक्षा कह रही हमें तो पता ही नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी कह लो। मैंने कहा एक पॉइंट ऐसा बता दो जो इन सब लाइनों से दूर हो। तो क्या 0,0 लगता है? देखो 0,0 ये रहा, 70,70, 60,70, ये सब पॉइंट्स इन सबसे दूर हैं। तो कौन सा लेके चलना चाहोगे? 0,0 आसान है, सही वो भी है, 70,70 भी गलत नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी वैल्यू लोगे उतना आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो 0,0 ले लिया, वैसे छोड़ो, 0,0 छोड़ो।
0,0 एक्चुअली क्या है ना, एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है, फिर सबको लगेगा कि 0,0 ही एक पॉइंट है जिस पे चेक कर सकते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूं किसी भी एक पॉइंट पे चेक करो, देखो 50 ये, लेकिन मैडम ठीक है 50 ये 50 ये, तो 50,50 यहाँ कहीं आएगा ना, 70,70 थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, ठीक है, इन सबसे दूर होना चाहिए बस, है तो आने दे। मैं कह रहा हूँ इनसे तो दूर, इन दोनों लाइन से दूर है ना, यहाँ पे कहीं होगा, इधर कहीं इनसे दूर है, पुट करो इसके अंदर, क्या आएगा ये 140 लेस देन इक्वल टू 50, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये बताओ? फॉल्स है, क्योंकि 50 बड़ा नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आ गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स आ गई तो ये पॉइंट आंसर में नहीं होना चाहिए इस लाइन के लिए। ढूंढिए लाइन कहां है। निधिकांक्षा जी आज तो फोन बजता रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ये तो होगा आज के दिन। मेरा तो बस करता है, मेरा तो मन करता है उस दिन फोन ही बंद कर दूं अपना, सुबह से लेकर रात तक, जिसको पूरे साल याद नहीं आती, ठीक है ना, उस दिन सबको फोन करना है और फिर और सुना क्या चल रहा है, और सुना क्या चल रहा है। नहीं मैं बताता हूँ ना मेरे साथ क्या होता है, जिन्हें पूरे साल 2 साल से याद नहीं है उस दिन फोन करके कहेंगे और सुना क्या चल रहा है। अब आज कहाँ टाइम होगा सुनाने का, क्योंकि और भी तो तेज तरह लोग होंगे जो पूछ रहे होंगे और सुना क्या चल रहा है। इसलिए मेरा तो मन करता है सुबह से लेकर रात तक बंद कर दूं फोन उस दिन। जिंदगी जैसी चल रही है ना वैसी चलनी चाहिए, रोज रोज वाली। वो एक दिन स्पेशल के चक्कर में इंसान पागल हो जाता है। तुम्हारी एज नहीं, थोड़ा एज टाइम बाद एहसास होगा तुम्हें भी ये, अभी तो तुम्हें भी लगेगा आने चाहिए, फोर आने चाहिए। चल गया पता क्या कहा मैंने, कहा है लाइन ये वाली, ये रही। इस लाइन के लिए पॉइंट कहां पर है, कि भाई इस लाइन के लिए पॉइंट कहां है, यहां पर। ये आंसर में नहीं आना चाहिए, फॉल्स है ना कंडीशन, यानी ये पॉइंट आंसर में नहीं आना चाहिए। तो शेडिंग इस तरफ नहीं होनी चाहिए, इस लाइन के लिए शेडिंग नीचे को होनी चाहिए। चलिए पता कुछ, ट्रू जब भी कंडीशन आएगी तो लाइन के लिए पॉइंट जिस तरफ भी हो वो पॉइंट शेडिंग में होना चाहिए ट्रू में, फॉल्स में वो पॉइंट शेडिंग में नहीं आना चाहिए। तो ये लाइन नीचे को, नीचे को, नीचे को, नीचे को, नीचे को। चल गया बता सबको, शगुन 10 समझ में आ गया, प्रणव ठीक है भाई, किरण जी ठीक है, अरे तुम दोनों को समझ में आ गया, मैडम तुम्हें चल गया पता। अब यही काम इसी पॉइंट के लिए इस लाइन पे भी करो चेक, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, इसी पे करो एट। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस लाइन को अलग पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते, आप किसी भी लाइन को किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो चेक। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक ही पॉइंट सोच लो पहले ही, ताकि सारी लाइनें उसी पे चेक कर लें हम, बार बार ना सोचना पड़े। ये कितना आएगा 70 को जब यहां पुट करोगे, 210 प्लस 70 यानी, अब बताओ ट्रू है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो ये लाइन कहां है, ये रही लाइन, पॉइंट कहां होगा वो, नहीं नहीं, इस लाइन के लिए पॉइंट कहां होगा, वहीं पर ही है पॉइंट। तो शेडिंग पॉइंट की तरफ होनी चाहिए फॉल्स है, तो या पॉइंट के नीचे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, पॉइंट शेडिंग में नहीं आना चाहिए। तो इस लाइन के लिए भी इस तरफ आएगी शेडिंग, चल गया पता। अब आता है नंबर इन दोनों का, इन दोनों ने मिलके हमें क्या बताया था, यानी कि इसके नीचे नहीं होना चाहिए आंसर, इसके पीछे नहीं होना चाहिए आंसर। अब तुम हिसाब लगाओ, इसके इधर, इसके इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, क्या सबसे कॉमन जो है ये हिस्सा नहीं आ रहा, चेक करो। अगर ये वाला करोगे, ये वाला, तो इस लाइन की तो इधर है, लेकिन इस वाली लाइन के ऊपर का हो गया ना वो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइन के भी इधर का ही चाहिए आंसर में। देखो ऐसे ये वाला इस लाइन के ऊपर है, जबकि इस लाइन के नीचे का आंसर चाहिए था, तो वो भी नहीं आ सकता। चला पता शेडिंग। अब हम बोलेंगे, करो पहले यहां तक, एक आध क्वेश्चन ग्राफ पे बना के देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ मिलेगा इसके लिए, ठीक है। करो यहां तक, फिर लिखो एक लाइन, बोलू, लिखो, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन जो हमें मिला है वो बाउंडेड है हमारी हमारी नजर में, तो और उसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम ग्राफ पे तो बना नहीं रहे। हालांकि कुछ तो मिल गए, देखो ये वाला पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, पता है हमें 30,0, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, पता है 0,50, ये वाला ढूंढना पड़ेगा हमें खुद। ये कामा 30,30 नहीं आ रहा, ऐसा कैसे कह सकती हो आप 30,30 है ये, तुक्के में मत करो। मुझे ये बताओ,
अगर तुम लोग ग्राफ पे ना बना रहे होते तो ये पॉइंट कैसे ढूंढते? इक्वेशन सॉल्व करके ढूंढो इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करो, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर। ढूंढो ढूंढो, ये पॉइंट ढूंढना जरूरी है क्योंकि 4 कॉर्नर पॉइंट है, उनमें एक ओरिजिन है, 2 पहले से मालूम थे, एक ढूंढना पड़ेगा। दोनों चाहिए, दोनों एक्स और वाई। 30 30 20,30 लिख देते हैं यहाँ पर 20,30। ठीक है मैडम, तुक्के से काम नहीं चलेगा। तूने 25 बोला था, काम नहीं चलेगा ना ऐसे। लिखा फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, लिख दिया ना हमने। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स आर, इनके नाम दे दें। ये ओ हो गया ओरिजिन, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया और ये वाला सी हो गया। तो एक तो ओ हुआ 0,0, एक ए हुआ 0,50, एक बी हुआ 20,30 और एक सी हुआ 30,0। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे। कोई समस्या? यहां तक कुछ नया काम तो नहीं चला अब तक? आसानी चल रहा ना यहां तक तो? अब इसकी टेबल बना दे, टेबल एक। क्या कह रहे, हमें तो बोलना नहीं पहले, हम उसी हिसाब से बनाते। तो दोबारा बना ले टेबल नीचे, यहाँ तो जगह नहीं है बोर्ड पे। z की वैल्यू तुमने मुझे बोली नहीं क्या थी? z कितना है? 4x y। और क्या करना है इसको? मैक्सिमम मिनिमम। तो z की वैल्यू 4x प्लस वाई है। एक एक करके ये सारे पॉइंट उसमें पुट करिए, बताइए कितनी कितनी आ रही है वैल्यू। पहला तो 0 ही आएगा, 0,0 रखोगे 0 ही तो आएगा। ए पे बताओ 50, तीसरा 110, चौथा। तो अब आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे अपने आप कि उसने मैक्सिमम करने को कहा जेड को, और जेड मैक्सिमम किस जगह पर है? लिखिए, इसके बाद लिखिए जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम दैट इज 120 एट सी 30,0, एट सी 30,0। अगर अगर आगे अभी एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है, आगे अभी एक क्वेश्चन आएगा। सुनो, क्या खो गया? सुनो, अगर आपने ये ढूंढा, अभी तो सबसे बड़ी एक ही आई थी ना वैल्यू। मान लो इन चार में से किन्हीं 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू रिपीट हो जाती, 120 ही आता, 120 ही आता, तो ये बी और सी पॉइंट होते। तो ये रहा सी और ये रहा बी, इन दोनों पे जेड ने मैक्सिमम वैल्यू दी होती अगर, तो फिर हमारे जेड की वैल्यू मैक्सिमम इस पूरे लाइन के हर पॉइंट पे आती। बात समझ में आ रही है? कब आती लग रही है? अगर मैक्सिमम किन्हीं 2 जगह पे आती या फिर मिनिमम सेम वैल्यू किन्हीं 2 पॉइंट्स पे आती, तो हम देखते वो दोनों पॉइंट किस लाइन पे हैं। वो दोनों पॉइंट इस लाइन पे हैं, तो इस लाइन का हर पॉइंट जेड में पुट करने पर सेम वैल्यू देता। ओके, दिखाऊं? जरा पेज पलटो और एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। क्या तुम तीनों के पास एक बुक है? तो ऐश्वर्या जी बुक को बीच में ले आओ, वो इसीलिए सॉरी क्या। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, ऐसे ही 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, उन 4 में से 2 जगह पे वैल्यू आपको 180 180 दिख रही है। देखो 180 180 किस किस पॉइंट पे है, और वो दोनों पॉइंट चेक करो किस लाइन पे हैं। ग्राफ में देखो एक ही लाइन पे है ना, तो नीचे नोट लिखा है एक, पढ़ो। उस लाइन पर हर पॉइंट आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी था वो वैल्यू देगा। वहीं लिखा है नोट नीचे। हाँ, रिमार्क कह रहे नोट एक ही बात है, पढ़ लो उसे एक बार। पढ़ा? 1 नंबर का, यानी एमसीक्यू बनता है इस बात पे। वो पता है क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन में बोलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे आ रही है। अब बताओ, अब फिर 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। अब बताओ कि उसकी और कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम आएगी वैल्यू। ए होगा 3, बी होगा 4, 5 और इनफाइनाइट। तो उसका आंसर फिर इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि वो जो स्ट्रेट लाइन पे जिस जगह पे वो 2 वैल्यू मैक्सिमम आ रही होंगी आपको, उस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना?
लेकिन मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं बोला आपको, बस वहां पे वो क्वेश्चन में बता देगा कि उस लाइन के ऊपर ऑप्शन में कहीं ना कहीं लाइन आएगी पूरी, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऐसे कुछ करके होगा पॉइंट वो। तो उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन पे हर जगह पे हमारा जेड मैक्सिमम मिलेगा। और आपको वहां पर ऑप्टिमल लिखा हुआ मिला नहीं मिला, उसका भी किस्सा खत्म कर दो। पहले डाउट चल रहा था ना कुछ, जो लिखा है ना मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो ऑप्टिमल वही होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशंस, जो रिक्वायर्ड आंसर होते हैं वो नहीं बोला जाता ऑप्टिमल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बाउंडेड वाला केस समझ लिया, एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया हमको, पूरा हर स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एक बार करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 2 की केवल इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन है और फिर वही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली दो इक्वेशन हैं, उनसे नीचे ग्राफ भी बन गया, देखो बाउंडेड रीजन भी आ गया, कॉर्नर पॉइंट भी मिल गए, और शेडिंग करके हमारा जेड मैक्सिमम मिनिमम भी मिल गया। तो सेकंड एग्जांपल में तो कोई अंतर नहीं है, देखो सेम है ना। फिर थर्ड एग्जांपल पे आए हम, थर्ड एग्जांपल में भी इक्वेशन दे रखी थी, हमने ग्राफ बनाया, कॉर्नर पॉइंट्स मिले, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली टेबल बनाई, उसमें हमने देखा कि दो जगह मैक्सिमम थे, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हमको कि इसमें से फाइनल आंसर कौन सा होगा फिर। लेकिन हमें अगर सही वक्त पे बात ध्यान आ गई, बताई हुई आपको कि वो दो अगर सेम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, तो वो दोनों पॉइंट जिस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, उस लाइन का हर पॉइंट आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही देगा मैक्सिमम। ये बात लिख के आनी होगी आपको। हाँ, तो मैक्सिमम वाली रिपीट हो रही है, तो मिनिमम वाली एक है तो वो एक ही लिख देना, मैक्सिमम लिख के लिखना पड़ेगा आपको, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल गिव मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओके। लेकिन एग्जांपल नंबर 4 ऐसा नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 4 को हम लोग यहां पर करें ना, करेंगे तो नहीं, करोगे तुम लोग ही, मैं तो तुम्हें केवल मुद्दे की बात बताऊंगा। भाई इक्वेशन होंगी, डब्बे बनेंगे, ग्राफ बना के, मतलब ये पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बना के शेडिंग तक का काम तुम कर सकते हो ना, शेडिंग तक वाला का तुम कर लोगे। बस अंतर इतना है कि वहां पे शेडिंग करने के बाद हम लिखेंगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, और ये टेबल नहीं बनाएंगे, ये टेबल बनती है केवल बाउंडेड वाले केस में, ओके। चलिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका, फिर समझाएंगे कि अनबाउंडेड वाला केस कैसे सॉल्व होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है उसमें एक लाइन तो निकल रही है यहां से ऐसे करके, ठीक है, एक निकल रही है ऐसे और एक ऐसे निकल रही है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ इस तरीके का बन रहा है हमारा फिजिबल रीजन, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, बताओ यही है ना सारे, क्योंकि शेडिंग इस जगह पे आ रही है, और ये इसका ध्यान से देखा जाए तो ऐसे करके खुल रहा है, बंद होता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम बोल सकते हैं फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा अनबाउंडेड वाले में टेबल नहीं बनानी, ठीक है, खैर बन गया, अरे सारे पॉइंट निकल गए। अब आप बताओ क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था मिनिमम, मिनिमम और जेड कितना है, और मिनिमम कहा था ना, ये जेड की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। अब हम क्या करेंगे, नहीं एक मिनट, टेबल तो लानी पड़ेगी क्योंकि टेबल में ही वैल्यू लिखी जाएगी, हाँ ठीक है, कॉर्नर पॉइंट वाली टेबल भी बनानी पड़ेगी, लेकिन उस टेबल में जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही होगी वो आंसर है या नहीं, ये हम कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे तब तक जब तक हम इसकी हेल्प ना लें, ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया, कॉर्नर पॉइंट ढूंढे चारों और टेबल बना ली। अब उस टेबल में मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -300, तो आप क्या करोगे, इस z की मदद लोगे, कैसे, -50x + 20y, मिनिमम बोला है तो लेस देन लगाओगे, मैक्सिमम बोला होता तो ग्रेटर देन लगाते हैं, और यहां पर लिखो सबसे छोटी वैल्यू टेबल में दिख रही है आपको, -300 ही बोले ना तुमने, ठीक है, मिल गई। ये एक तरह की हमारी नई लाइन है। अब 0 0 0 तो काट ही दोगे, आप इस लाइन का भी एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स यानी कि डब्बा, ये पता लगाने के लिए कि लाइन कहां से पास कर रही है। ये वाली क्या कहा मैंने, ये z की वैल्यू दे रखी थी हमें, वो मिनिमम बोला तो लेस देन, मैक्सिमम बोला तो ग्रेटर देन, और मिनिमम वाले सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम में ग्रेटर देन लगा के सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। यहां पर एक नई लाइन मिल गई हमें, इस नई लाइन को बॉक्स बना के पता लगाएंगे वो कहां से पास कर रही है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि वो नई लाइन ना शायद इस पॉइंट से पास कर रही है ना, देखो, और क्योंकि यहां पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया यानी वो लाइन डॉटेड बनेगी,
तो कुछ इस तरीके से दिख रही है वो लाइन, देखो आपको नई वाली लाइन। और इस पे भी हम इसकी क्वेश्चन लिख दें, माइनस की 5x प्लस का 2y लेस देन माइनस का 30, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने इसकी। अब ये नई लाइन डिसाइड करेगी कि आंसर जो कॉर्नर पॉइंट वाली टेबल में था वही है या कुछ और है। ठीक है, नई वाली लाइन। हमने नोट किया कि नई वाली लाइन हमारा जो फिजिबल रीजन था, भले ही बाउंडेड अनबाउंडेड कोई भी था, हमारा अनबाउंडेड था इसमें, तो नई वाली लाइन अगर हमारे अंदर से निकल गई, ठीक है ना, तो इसके अंदर से निकल जाए तो फिर तो सॉल्यूशन वही। अगर अगर ये वाली लाइन जो नई वाली है ये इस रीजन के अंदर आ गई, ठीक है ना, तो आंसर हमारा इसी के अंदर कहीं होगा, यानी वो टेबल वाला नहीं होगा। हम ढूंढ नहीं सकते, मतलब फिर उस आंसर को, जितनी इक्वेशन हमें दी हुई हैं उनके हिसाब से आंसर नहीं ढूंढ सकते हम। अगर नई वाली लाइन ने इसको छू लिया, टच कर लिया, तो मान लो ऐसा आ सकती थी वो कि वो नई वाली लाइन ये है ना, यहां से आती है ऐसे करके, वो इसके अंदर से निकल के तो जा रही है, देखो इस रीजन के अंदर से। उस केस में भी हम क्या कहते हैं कि आंसर will be there inside this feasible region and we cannot solve according to the या फिर under these given constraints। जितनी इक्वेशन हमें दी हैं उनके मुताबिक हम आंसर नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जो टेबल में आंसर है वो नहीं होगा। पर सपोज करो ये वाली लाइन यहां से बाहर आती है, देखो ऐसे, और इस रीजन के बाहर से आई और बाहर से निकल गई, ये पॉसिबिलिटी भी थी। अभी दिखाऊंगा, पुरानी किताबों में मिलेगा, नई वाली में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लाइन बाहर से आई, बाहर से चली गई, तो फिर इसने लाइन ने इस विजिबल रीजन को टच तो किया नहीं, यानी जो टेबल में आंसर था वही आंसर होगा। दो केस बने ना। पहले केस में क्या बोला मैंने, नई वाली लाइन यानी जो जेड की हेल्प से बनी, नई वाली लाइन अगर अंदर चली गई इसके, इसने रीजन को टच कर लिया, तो हम आंसर नहीं ढूंढ सकते। पहली बात ध्यान रहेगी। दूसरी बात में क्या बोला मैंने, अगर नई वाली लाइन बिना टच करे बाहर से बाहर ही निकल गई, तो आंसर वही होगा जो टेबल में है। आओ देखो क्वेश्चन में अपने इस आंसर की, मतलब इस एग्जांपल नंबर 4 की लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन जो भी है वो पढ़ो सॉल्यूशन की। ऊपर लिखा है ना, एज शोन इन द फिगर 12.5 इट हैज कॉमन पॉइंट्स, therefore z is equal to a has no minimum value subject to the given constraints। it has common points का मतलब क्या हुआ, it has common points का मतलब क्या हुआ, जो हमने बनाई लाइन उसमें और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट हैं, तभी तो उसके अंदर से जा रही है वो। और लाइन अगर बाहर से बाहर निकलती तो हमारी लाइन में और फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं था, अब फिर वही आंसर होता जो टेबल में दिख रहा था हमको। आई बात समझ में। चलो एक काम करो, जिनका पुरानी किताबें हैं वो पेज पलटो आगे, और अनबाउंडेड रीजन एक और है, कहाँ है एग्जाम्पल नंबर देखो 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, थोड़ी शेडिंग अटपटी सी है, लेकिन आगे चलो शेडिंग पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 पुरानी किताबों में है, ये शेडिंग अटपटी सी है, लेकिन शेडिंग को देख के डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। लेकिन इस शेडिंग के नीचे पढ़ो, इस जगह लाइन लिखा है फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज लिखा कहीं मिला, तो उस अनबाउंडेड से चल रहा है, पता है कि हाँ ये अनबाउंडेड वाला केस है। अब अनबाउंडेड वाले में क्या करेंगे, z, अपने आप सोचो z की वैल्यू क्या है, देखो उसमें z की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, x प्लस ये z हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम तो क्या लगाएंगे लेस देन, और क्या लिखेंगे आगे सबसे छोटी वैल्यू टेबल में 380। फिर क्या करेंगे, तो गजब, चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसकी लाइन बनाएंगे, और वो लाइन देखो किताब में कहां से जा रही है, एक बीच में पॉइंट है ना, बीच में पॉइंट, क्या उस पॉइंट उस लाइन ने, उस नई वाली लाइन ने क्या जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है उसको टच किया, चेक करो, ना तो ऊपर वाले को टच कर रहा वो, ना ही वो नीचे वाले को टच कर रहा है, तो क्या कोई पॉइंट कॉमन आया हमारी लाइन का और फिजिबल रीजन का, नहीं कोई कॉमन नहीं आया। आता एक पॉइंट कॉमन आता, वही जिसे छूके निकल रही है वो पॉइंट कॉमन आता, अगर यहां पर इक्वल टू लगाते, तो हम तो इक्वल टू भी लगाते हैं, इसमें इक्वल टू लगाने का मतलब था कि वो पॉइंट जो जिससे जा रही है कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन होता
और उन दोनों का भी तो जो लाइन जा रही है। अब इस पे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब तो क्या इस लाइन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 380, यानी जो टेबल में आंसर होगा, छोटा या बड़ा जो भी है, वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या आपको दोनों केस समझ में आ गए? अगर रीजन अनबाउंडेड है तो टेबल बनाने तक का काम सेम है, बस आंसर नहीं लिख सकते वहां से। फिर जेड की हेल्प लेंगे, ये बनाएंगे, इसकी लाइन बनाएंगे। ये लाइन डिसाइड करेगी कि आंसर टेबल वाला है या फिर नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ना पड़ेगा। बताइए, आई बात समझ में? अब देखो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, वही पहले वाली नई वाली किताब के हिसाब से बस एक ही एक्सरसाइज है हमारे पे करने के लिए। अब 10 क्वेश्चन है, उन 10 में से शायद आपको 8 या 9 क्वेश्चन करने होंगे। लास्ट में एक एमसीक्यू है शायद, देखो हैं, लाओ दे दो मुझे, अपने वाले से पढ़ लो, है ना। सबको एक ही करनी है। जब लैंग्वेज वाले सिलेबस में बचे ही नहीं तो फिर क्यों मेहनत करें उस पर, लैंग्वेज वाले पे हम सारा टाइम प्रोबेबिलिटी में देंगे ना। ठीक है जी। तो अब इसमें देखो 10 क्वेश्चन है, वो भी नहीं बचा एमसीक्यू वाला। आरडी के नहीं करने, इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे हम इस चैप्टर के, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा, आप लोग ग्राफ बना लोगे, लेकिन इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन। आपने देखा नहीं शुरुआत में ही कितनी भयंकर भयंकर टर्म्स लिखी थी यहाँ पर मैंने, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एमसीक्यू के। और वो तभी होंगे जब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है ना, ढूंढ लूंगा मैं कहां से कराने हैं वो। लेकिन अभी के लिए बताओ मुझे कि आप लोग, ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 ट्राई करके आएंगे आज? बोलिए, बाउंडेड वाले केस भी और अनबाउंडेड वाले केस भी। अब 10 क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि 10 में से एक बाउंडेड वाला और एक अनबाउंडेड वाला कम से कम ग्राफ पे बना लेना। बाकी के 7 या 8 क्वेश्चन जो होंगे उनको फ्री हैंड भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्राफ पे कैसे कैसे बनाना है। इस पूरे साल तो ग्राफ पे कुछ भी नहीं बनाया है ना, तो प्रैक्टिस छूट ना जाए उसके लिए 2 क्वेश्चन तो ग्राफ पे जरूर करना, क्योंकि वहां ग्राफ मिलेगा। वहां जाके ये मत कहना सर तो क्या करना, बॉस ने कहते हैं तभी से कह रहा हूँ। हाँ, तो तभी से कह रहा हूँ, बच्चे यही यार, या कुछ बच्चे कहते हैं सर ग्राफ करना क्या है, और कुछ बच्चे कि सर ग्राफ चाहिए ग्राफ चाहिए, बाकी समझ रहे होते हैं कहाँ इस्तेमाल करेगा ग्राफ को, कहाँ करेगी इस्तेमाल ही ग्राफ को। तो इसलिए ऐसी हरकत मत कर देना, एलपीए क्वेश्चन ग्राफ पे ही बनेगा। नहीं शीट पे कुछ नहीं, आप पे ग्राफ उस पर बना के ना, आपको तो शीट पे ये सब करना होगा ना। हाँ, साथ में वही ग्राफ। वैसे तो अब मतलब पिछले कुछ साल से क्या है, जो आंसर की आती है ना मैथ की, उसी में स्टेपलर हो रखा होता है ग्राफ पहले से ही, तो मांगना नहीं पड़ता, अलग से आता नहीं। क्योंकि जो अलग से आया करता था उसमें एक लफड़ा था ना, बताओ क्या, लगाने का। बच्चे धागे मांगते रहते थे और फिर उन बच्चों से बनता नहीं था किसी से, और फिर कुछ बच्चों की शिकायत थी कि हमारा ग्राफ खुल गया, तो हमने ग्राफ बांधा होगा, हमारा ग्राफ निकल गया होगा, इसलिए हमारे नंबर कम आए हैं। उस चक्कर को खत्म करने के लिए सीबीएसई ने ग्राफ पहले से फिट आता है कॉपी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पहले क्या होता था, जब हम लोग थे तो हमें कॉपी पे छेद भी खुद ही करने पड़ते थे। अब छेद आते हैं कॉपी में, एक बड़ा सा छेद पहले से देती है सीबीएसई करके, तब ग्राफ बांधने का ऑप्शन, धागा भी मिलता था। लेकिन फिर समस्या बच्चों की कि हमारा टाइम खराब होगा बांधने में, और हमारा ये हमारा वो, फिर सीबीएसई ने वो टेंशन भी खत्म कर दिया। अब ग्राफ कॉपी के अंदर ही आता है, वो जैसे कॉपी होती है ना, देखो का साइड में सिली भी आती है कॉपी, धागा लगा होता है, उसी के अंदर लगा हुआ है बीच में एक जगह पर, आपको उसी जगह पे बनाना पड़ेगा ग्राफ, निकाल के कहीं और नहीं कर सकते उसे। आप इस बात की टेंशन मत लेना कि आपका बाकी क्वेश्चन उसी के पेज के आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन सही जगह पे करना, जहां सीक्वेंस चल रहा होगा, ग्राफ जहां लगा है वहां बना देना उसे। कॉपी चेक करने वाले को पता है ग्राफ वहां है, बच्चा हिला नहीं सकता उसे। ठीक है, तो इन फालतू चीजों की टेंशन नहीं लेनी वहां कॉपी में, यार क्वेश्चन का मैथमेटिकल पार्ट यहाँ है, ग्राफिकल पार्ट वहां है, टीचर कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा इस बात को लेके। भाई तुम्हारी एक ही कॉपी में नहीं, हर किसी की कॉपी में यही होगा, टीचर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो बताइए, निपटा देंगे सारे एक्सरसाइज को। तो अब प्रोबेबली हम लोग अगली क्लास में तो टेस्ट है। ठीक है, हाँ अगली क्लास थर्सडे को होगी, और अगली क्लास में यानी जो ट्यूसडे वाली क्लास है उसमें हम लोग पहले टेस्ट लेंगे 3D का, और फिर हम उसे चेक करेंगे उसी दिन। यस, 2 घंटे कहाँ हो रही क्लास, तुम लोग आते 3:30 बजे, उससे भी लेट आते हो कुछ बच्चे तो। 1 घंटे का टेस्ट, आधे घंटे में चेकिंग करेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे क्लास। वैसे टाइम है अभी। एक क्वेश्चन ना, जब तक ये रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं हुआ था तब तक आपकी किताब के ऊपर देखो, यहाँ पर
यहां पर दिख रहा है सबको, देखो सबसे नीचे कॉर्नर में एक टेबल ये बनना है ना, फिगर सी है। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का था, ट्रांसपोर्टेशन वाला। आगे बढ़ो, देखो डाइट के बाद में आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसका क्वेश्चन था ये, मैन्युफैक्चरर डिपो डिपो वाला, है ना। और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन हुआ करता था, बढ़िया इन द सेंस बहुत बड़ा, बोर्ड में कभी नहीं आया, लेकिन बच्चों को तो फिर भी करना ही पड़ता था ना, अगर आया था तो। उसके लिए अब सीबीएसई ने कहा ऐसी की तैसी, हटाओ सिलेबस से सब कुछ, अब बच्चों को कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन काफी है, बस ये बंद करें।